Good morning, friends. F5 BBA Semester 1 Principle of Economics Micro Semester 1 of the BBA F5 BBA का सेमेस्टर 1, ठीक है। और गुजरात यूनिवर्सिटी का मेन चीज़ है, इट्स अबाउट द गुजरात यूनिवर्सिटी कोर्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स बराबर, उसमें जो कोर्स है, दिस इज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 बराबर। अब ये 4 यूनिट ऐसे 25%, 25%, 25%, 25% में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स। क्या है? इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स। अब इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स, उसमें हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उस हिसाब से। अब ये जो बुक है इज ऑफ द B.S. शाह प्रकाशन। व्हाट? B.S. शाह प्रकाशन। B.S. शाह प्रकाशन की जो बुक है, इसमें से हम स्टडी करेंगे बराबर। मैं आपको ऐसे ही, अब लोग ऐसा बोलेंगे कि सर बोर्ड पे लेक्चर लो, बराबर। बेटा मेरे पास ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं बोर्ड पे लेक्चर ले पाऊँ, बराबर। बोर्ड पे लेक्चर लेने के लिए एक तो पहले कैमरा संभालने वाला इंसान चाहिए, बराबर। वो अपने पास है नहीं, बराबर। मेरा क्लास थोड़ा कंजक्टेड है, ज़्यादा बेंचेस मैंने रख दिए बच्चों को बैठने के लिए, तो इतनी स्पेस भी नहीं है जहाँ पे मैं ये मोबाइल स्टैंड को खड़ा कर पाऊँ। तो ये टेबल एक बेस्ट जगह है जहाँ पे मैं आपको मैथ्स का, जहाँ पे मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ और आपको आराम से प्रॉपर बुक से दिखेगा। देखो, आप बुक के थ्रू जा सकोगे, और थोड़ी क्वालिटी आपको वीडियो की अच्छी रखनी पड़ेगी, तब बुक से जा सकोगे। मैं इसमें आराम से आपको जूम करके सब दिखा सकूँगा। देखो, ये मेरे हाथ में हैंडलिंग रहेगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे क्या दिखाना है, समझ रहे हो। तो ये मेरे को प्रॉपर लग रहा है कि यही एक सही रास्ता है, बराबर, आप लोगों के लिए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स जो यूनिट 1 का सिलेबस है, इंट्रोडक्शन 25% का, मतलब कि इसका इम्पोर्टेंस 25% है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इतने मेजर पॉइंट कवर करने यूनिट 1 में, तो अपने धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, और उस हिसाब से अपने इसको डिवाइड करते जाएंगे। देखो, नीड फॉर द डेफिनेशन तो उसमें इतना आ जाएगा। मैं थंबनेल लगा दूंगा कि आप ये वीडियो में क्या पढ़ोगे, बराबर। ये पार्ट 1 में जाएगा, ये पार्ट 2 में जाएगा, ये पार्ट 3 में जाएगा। पार्ट 3 थोड़ा लंबा हो जाएगा। पार्ट 4 थोड़ा ही है, लेकिन अपने उसको अलग ही करेंगे, भले 2 मिनट का, 5 मिनट का जो बने हो। पार्ट 5 इतना जाएगा, और पार्ट 6 इतना जाएगा, और पार्ट 7 में IMP क्वेश्चन आएंगे। ये बात पहले ध्यान रखना, पार्ट 7 में IMP क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज नहीं आएंगी। तो ये यूनिट में से आपको कितने IMP क्वेश्चन तैयार करने वो आ जाएंगे। इसके अलावा मेरे जितने भी वीडियो होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिलेगी। वो व्हाट्सअप चैनल की लिंक से मैं जब आप ज्वाइंट हो जाओगे मेरे ग्रुप में, तो आपको कब ऑनलाइन लेक्चर है उसका डिस्कशन मिलेगा। मैं मेरा मोबाइल नंबर भी बीच में शेयर करूँगा। चलो अभी शेयर कर देता हूँ। बीच में क्या है, आप ये स्कैन करोगे, देखो, आप ये स्कैन करोगे तो आपको सीधा मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना। आप ये स्कैन करोगे, मैं इसका फ़ोटो पे रख दूँगा, डोंट वरी। आप स्कैन करोगे, सीधा आप मेरे मोबाइल नंबर पे चले जाओगे, और व्हाट्सअप में आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो रखने ही वाला हूँ, जिससे आपको नए कौन से वीडियो आएगा उसका डिस्कशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो कौन सा रखने वाले हो तो मिलेगा ही। उसके अलावा लाइव लेक्चर कौन सा है उसका भी आपको वीडियो का अपडेट मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, बराबर। मान लो कि आपका टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे हिसाब से मैं ऑनलाइन लेक्चर रात को रखूँ, लेकिन रात को हर बार रखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं
सिर्फ ट्यूशन क्लास में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे और भी बिज़नेस है तो मुझे वो भी हैंडल करना पड़ता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली मुझे शाम 5 बजे के बाद का ही वहाँ पे काम होता है। तो फिर पता नहीं होता है, जब मेरा पीक सीज़न होता है तो मुझे रात को 1-2 भी बज जाते हैं। तो जब मैं अपने हिसाब से लाइव लेक्चर कंटिन्यू करूँ, ज़रूरी लगे वही लाइव लेक्चर रहेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक के लाइव लेक्चर नहीं रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम होगी तो इकोनॉमिक के जो रिवीजन करवाने हैं मोस्ट टाइम के क्वेश्चन, उसके रिवीजन के लेक्चर रहेंगे, मैथ्स के लेक्चर रहेंगे, अकाउंट के लेक्चर रहेंगे। सेमिस्टर 1 ही इस बार कवर कर रहे हैं, तो सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 5 उसके सिर्फ IMP पॉइंट ही आएंगे, समझ रहे हो। वो भी सेमिस्टर 1 कवर कर सकूं और टाइम मिले तो, वरना मैं सिर्फ IMP क्वेश्चन ही रख लूँगा, पॉइंट नहीं रखूँगा सेम 3 और सेम 5 के लिए। लेकिन सेम 1 का पूरा सिलेबस डेफिनेटली आएगा ही, बराबर। मैंने बोला ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 पार्ट में ये पूरा कवर करेंगे यूनिट 1, ठीक है। ये यूनिट 1 7 पार्ट में अपने कवर करें। अब टाइम नहीं बगाड़ना है, चालू करते हैं, 6 मिनट तो वैसे ही हो गई। चलो, नीड फॉर द डेफिनेशन, बराबर। तो नीड फॉर द डेफिनेशन में पहले एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, उसके अलावा मैं कुछ ये वीडियो, हाँ एक ये वीडियो पूरा अनकट रहेगा। अनकट यानी कि मैं कोई एडिटिंग करूँगा नहीं, मैं कोटिंग कुटिंग कुछ करूँगा नहीं, पूरा का पूरा वीडियो आपको वैसे का वैसे ही मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी क्लास ओपन है और कोई पेरेंट मिलने आ गए या ऐसा कुछ है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा, बाकी नहीं करूँगा, बराबर। बाकी मुझे कुछ सर्च करना है टॉपिक के रिलेटेड कंप्यूटर में तो वीडियो चलता ही रहेगा। सामने ही मेरा लैपटॉप पड़ा है, देखो यहाँ पे लैपटॉप दिखा दूँ, ये रहा लैपटॉप, बराबर। पूरा नहीं दिखा सकता लेकिन ये रहा लैपटॉप, तो मैं उसमें कुछ सर्च कर लूँगा अगर मुझे इसके पॉइंट के रिलेटेड कुछ फाइंड करना है तो। बाकी कुछ भी एडिटिंग रहेगा नहीं, आपको जैसे प्रॉपर लेक्चर मेरे ट्यूशन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो वैसे ही आपको लेक्चर रहेगा। अच्छा, किसी को ये पहला वीडियो लंबा जा रहा है तो माफ़ कर देना। सपोज मान लो कि आपको ऑनलाइन लेक्चर लेना है, ऑनलाइन ट्यूशन लेना है, अगर नज़दीक में नहीं रहते हो तो। मैं वैसे नरोडा, वेहलाल ये एरिया में रहता हूँ, ओडाऊ, बराबर। तो ये एरिया आसानी से कवर हो सकता है ट्यूशन के लिए, बराबर। आप पर्सनल ट्यूशन भी रखवा सकते हो। सपोज़ आपको नहीं हो सकता है और आपको ऑनलाइन लेक्चर में जाना है तो मैंने आप मेरा नंबर जो दिया है उसमें मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टाइम सेट होता है और 2-3 बच्चे हैं ऑनलाइन लेक्चर के लिए ज्वाइन होने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड। तो मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर भी दे दूँगा ट्यूशन में, बराबर। वो अपने सोचते हैं फिर कैसे करना है। काफ़ी सारे बच्चे, 6-7 बच्चे तो अभी चालू ही है जो ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन करते हैं, बराबर। तो आप उस हिसाब से सेट कर लेंगे। तो देखते हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, कोई चिंता नहीं है, लेक्चर हो जाएगा, बराबर। ज़्यादा लोगों के लेक्चर मैं नहीं ले सकता, मेरे पास 1-2 घंटे मुश्किल से, उसमें ही मैं आपके लेक्चर सेट कर सकता हूँ, या फिर वो 1-2 घंटे में मैं ट्यूशन सेट कर सकता हूँ। तो ट्यूशन वाले पहले आ गए तो ट्यूशन, या फिर ऑनलाइन लेक्चर, दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। दोनों की फ़ीस सेम रहेगी। पर्सनल ट्यूशन में आओगे उसकी फ़ीस भी सेम है, और आप ऑनलाइन लेक्चर में आओ उसकी भी फ़ीस सेम है, बराबर। वो टेंशन की कोई नहीं है कि मैं उसमें कोई ऐसा नहीं रखूँगा कि पर्सनल वालों की फ़ीस ज़्यादा है ना ऑनलाइन की फ़ीस कम है, सब में फ़ीस एक ही है। आपके हिसाब से आप आ सकते हो, बराबर, और ज्वाइन हो सकते हो। चलो चालू करते हैं। नीड फॉर द डेफिनेशन। तो पहले तो मैं नीड फॉर द डेफिनेशन समझाऊँ, उसके पहले एक टॉपिक समझने का है कि इकोनॉमिक मतलब क्या है। तो उसको ये तो समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमिक क्या होती है, बराबर। तो भाई इकोनॉमिक ये होती है, मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से कि इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, बराबर। इट इज इंक्वायर हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। दस, कैसे कोई बंदा कमा रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है और उसको कहाँ पे यूज़ करना है, इसका स्टडी करना, उसको इकोनॉमिक बोलते हैं। समझ रहे हो? मैं बहुत नॉर्मल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, बराबर। ज़्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ूंगा, डोंट वरी। आपको मज़ा आए, समझ में आए, उस हिसाब से आप लिख सको। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी गुजराती में ही समझाने की कोशिश करूँगा, सो डोंट वरी, बराबर। इट इंक्वायर हाउ ही गेट्स इनकम एंड हाउ ही यूज इट्स। दस, it is on one side the study of wealth and on the other and more important side of a part of the study of a man। तो सिंपल से जो मैंने समझा है वैसे ही कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मीन्स ऐसा होता है कि हाउ वन पर्सन
गेट इनकम या जनरेट द इनकम अर्न द मनी एंड हाउ ही यूज इट, उसका स्टडी करना, बराबर, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। अब इसका और डिटेल समझ में जाए तो ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बंदा है, बराबर, मान लो कि रमेश नाम का बंदा है, रमेश ने इनकम जनरेट की, फिर उसको कहाँ यूज़ कर रहा है, तो घर के खर्चे में यूज़ कर रहा है, वॉटेवर जहाँ जहाँ यूज़ कर रहा है, तो उसने खर्चा ही कर दिया, तो उसका इकोनॉमिक लेवल सही नहीं है। ही कैन नॉट कंट्रोल द मनी, ही कैन नॉट बोल सकते हैं ना, उसकी लाइफस्टाइल को वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सीधी सीधी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है कि इफ़ समवन अर्न मनी, तो उसको मनी अर्न करने के साथ साथ उसको उसका सेविंग करना भी आना चाहिए, उसका थोड़ा सा पोर्शन इन्वेस्टमेंट में भी जाना चाहिए और थोड़ा सा पोर्शन एक्सपेंस में भी होना चाहिए। मतलब तीनों चीज़ों को कवर करके चलना चाहिए कि उसको फ्यूचर में भी तकलीफ पड़े नहीं। इसको अच्छा इकोनॉमिक मैनेजमेंट किया हुआ बोल सकता है। तो आपको ऐसे समझाना, ये समझना है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब ये होता है, समझ रहे हो। अब ये समझ में आया तो ये सब समझ में आएगा। अब पहला पार्ट चालू करते हैं, नीड फॉर द डेफिनेशन। उसमें पहला ही है एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो अपने वो देखेंगे एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है। तो देखो यहाँ ये रहा, इकोनॉमिक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ नेशन। इकोनॉमिक इज एन इंक्वायरी into the nature and cause of the wealth of the nation। तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में क्या समझा इसने कि भाई इकोनॉमिक है ना, वो वेल्थ को कैसे डिफाइन करती है कंट्री के लिए, ये एडम स्मिथ ने समझा दिया। मतलब एडम स्मिथ ने ऐसा बोला है कि जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आपका इनकम का सोर्स है एक इंडिविजुअल पर्सन का, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है देश को आगे बढ़ाने के लिए, कितना देश को समृद्ध करता है, बराबर। तो बिजनेस वैसे मैनेज होना चाहिए। तो ये कुछ इसका कंसेप्ट है जो यहाँ पे उसने क्लियर किया है एडम स्मिथ ने। अब एडम स्मिथ को तो इकोनॉमिक के फादर माने जाते हैं, बराबर। अब उसने जो एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक की डेफिनेशन दी है, वो इकोनॉमिक की डेफिनेशन में एक चीज़ आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। तो वेल्थ की डेफिनेशन, उसके फीचर्स क्या है, तो वो क्या है, मीनिंग ऑफ वेल्थ। यहाँ पे गुजराती में लिखा है, मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया तो उसकी बुक है संपत्तिनो अर्थ, बराबर। द मीनिंग ऑफ द वेल्थ, तो वेल्थ इज द टर्म इन दिस डेफिनेशन दोज मटेरियल गुड विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई वांट्स एंड ऑल्सो स्केयर। और वेल्थ का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो नीड है उसको आप सेटिस्फाई करो, सेटिस्फाई द वांट्स, आपकी जो इच्छा है आप उसको सेटिस्फाई करो। जो नहीं मिल रही है उसको स्केयर, मतलब कि जो कम है, कोई उतना वो नहीं, उसको समझना एकदम ईजी है। गुड्स आर डिवाइडेड इन पार्ट्स दैट आर मटेरियल गुड एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल गुड भी होता है, नॉन मटेरियल गुड भी होता है। मटेरियल गुड मतलब क्या, ये माउस है, इसको मटेरियल गुड बोलते हैं। नॉन मटेरियल गुड मतलब कि क्या, तो मान लो कि किसी से आप सर्विस लेके आए, किसी को वहाँ पे खाना खा के आए, किसी को वहाँ पे मसाज लेके आए, किसी का स्पा यूज़ किया या आपने सैलून यूज़ किया, तो उसको नॉन मटेरियल थिंग बोलते हैं। लेकिन वो पैसे भरने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिला, इफ यस देन इट इज़ गुड डील। बस इतना समझाना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इज द वेल्थ ओनली। इकोनॉमिक का मतलब ही वेल्थ है, वेल्थ मतलब की संपत्ति। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक इज ओनली द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो सीधी सी चीज़ है ना, ये स्टडी ऐसा ही समझाता है कि इकोनॉमिक इज ओनली द स्टडी ऑफ द वेल्थ। दिस डेफिनेशन गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द वेल्थ एंड देन द स्टडी ऑफ द मैन। पहले वेल्थ को देखो, फिर मैन मतलब कि इंसान क्या कर रहा है कमाने के लिए, उसके ऊपर फोकस करो, तो सही है। अब ये समझा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो भी समझो कि कैसे एक देश की वेल्थ को बढ़ाना, बराबर, सिंपल है, सही है। आगे, इकोनॉमिक मैन, द यूजर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स आर थिंक अबाउट अ मैन हु फुली नो अबाउट हिज सेल्फ इंटरेस्ट। उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या, उसको वो पता होना चाहिए, एंड ऑल्सो नो हाउ टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। दिस मैन इज कॉल्ड द इकोनॉमिक मैन। उसको पता है कि उसको क्या चाहिए और वो कैसे हासिल कर सकता है। वो दोनों का अगर किसी के पास नॉलेज है, बराबर, तो इंसान एकदम इकोनॉमिक मैन बोला जाएगा, बराबर। वो मतलब कि इकोनॉमिक का जानकार बोला जाएगा, बराबर। आगे, कॉजेस ऑफ द वेल्थ। दिस डेफिनेशन टेल्स अस अबाउट द वे बाय विच द वेल्थ ऑफ द नेशन इज इंक्रीज। वही घूम घूम के आ रहा है
कि किस तरीके से देश का वेल्थ बढ़ सकता है, उसके ऊपर फोकस करना, बस उसको ही कोजेस ऑफ द वेल्थ जो डेफिनेशन समझा रहा है वही है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। उसके डीमेरिट्स क्या, इसके मेरिट्स है वो भी देख लेते हैं। मेरिट्स मतलब कि एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस या फिर मेरिट्स या फिर बेनिफिट्स। आपको इतनी तरीके से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेनिफिट समझाओ तो भी है, एडवांटेजेस समझाओ तो भी है, इम्पोर्टेंस समझाओ तो भी है, मेरिट समझाओ तो भी है। वेल्थ डेफिनेशन इज टेलिंग अस अबाउट द वेज बाय विच द वेल्थ ऑफ द नेशन इज इंक्रीज। दिस इज द मेन मेरिट ऑफ दिस डेफिनेशन। तो मेन मेरिट क्या है कि कैसे एक नेशन का वेल्थ इंक्रीज होता है। दिस इज द मेन मेरिट ऑफ दिस डेफिनेशन विच हेल्प्स इन ग्रो ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, जिससे इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की अच्छी होती है। बराबर, अब है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब कि डिसएडवांटेज। बराबर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस मतलब कि उसके बेकार पॉइंट्स। इसको दूसरे भाग में ऐसे भी बोले रोड ब्लॉक्स, ठीक है। रोड ब्लॉक्स भी पूछते हैं, डीमेरिट्स भी पूछते हैं, डिसएडवांटेज भी पूछते हैं, ऐसे। तो इसका क्या है, मोर इम्पोर्टेंट टू द वेल्थ, इसमें है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वेल्थ को दिया गया है। यूज बोल सकते हैं ना किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि लोगों की ज़रूरियातें सेटिस्फाई हो। बराबर, लेकिन इसमें उल्टा है, तो ये डीमेरिट है, अपने लिख सकते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ द वेलफेयर, दिस डेफिनेशन नॉट टेल्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है, सोसाइटी कितनी अच्छी बन रही है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस वेल्थ बढ़ाओ, कंट्री को आगे बढ़ाओ, उसके ऊपर ही ध्यान दिया गया है। तो ये भी रॉन्ग चीज़ है। नैरो मीनिंग ऑफ द वेल्थ, वेल्थ को है ना बहुत छोटे से प्याले में माप लिया इन लोगों ने। जैसे कि इन दिस डेफिनेशन वेल्थ इज ओनली द टेंजिबल थिंग्स एंड ऑल नॉन टेंजिबल थिंग्स सच एज सर्विस ऑफ द डॉक्टर, सर्विस ऑफ द प्रोफेसर एंड सेल फोन नेटवर्क सर्विस हैव बीन रिमेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ द इकोनॉमी। समझ रहे हो, अब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वेल्थ बढ़ाई जा सकती है, वो बड़े बड़े चीज़ों पे तो फोकस होगा ही नहीं। तो नैरो मीनिंग ऑफ द वेल्थ में जाता है। वेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन में उसको डिस्क्राइब कर दी है। नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, वेल्थ के पीछे भागने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो पॉइंट सही में डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी में होना चाहिए वो नहीं है, और यहाँ पे उल्टा पॉइंट है कि निगलेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ द स्कैरसिटी, सॉरी मैंने सोसाइटी बोला। जो चीज़ें बहुत कम है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, उसको बढ़ाने की कोई कोशिश करेगा नहीं। आगे, इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स आर नॉट सेपरेटेड। अब किसी एक की इंडिविजुअल नीड है, वही तो सोशल नीड है, क्योंकि कोई एक बंदा है वही सोसाइटी का ही पार्ट है ना। तो सोसाइटी का पार्ट है वही इंडिविजुअल, मतलब दोनों एक सेम चलना चाहिए ना, इज इक्वल टू होना चाहिए, दोनों सेम ही है। कोई एक बंदे की प्रॉब्लम मतलब कि पूरे सोसाइटी की प्रॉब्लम, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान देता ही नहीं है। नीड्स आर नॉट सेपरेटेड। बराबर, तो ये था एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, उसके डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसका थोड़ा सा पार्ट अबाउट द मेरिट एंड थोड़ा सा पार्ट अबाउट द डिमेरिट्स। बराबर, तो ये एक टॉपिक कवर हुआ। दूसरा टॉपिक इधर है मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक चीज़ लिखी है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड टू क्रिएट इकोनॉमिक वेलबींग। कैसे मैनकाइंड को स्टडी करा जाए कि जिससे इकोनॉमिक वेलबींग क्रिएट की जा सके, मतलब कि लोगों की लाइफस्टाइल को थोड़ा अच्छा बनाया जा सके। बराबर, इसके ऊपर थोड़ा उन्होंने फोकस किया है। जैसे कि यहाँ पे अपने देखेंगे, यहाँ पे टॉपिक्स नहीं है तो टॉपिक बनाने पड़ेंगे। चलो पढ़ते हैं थोड़ा। According to Dr. Marshall, economic is not concerned with wealth as such but with the human activity. To quote him, political economic or the economic is a study of mankind in the ordinary business of life. It example that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requires of the well-being. Another
प्लेस ही राइट्स, अब यहाँ पे चालू होता है, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ द मैन in the ordinary because of life. It inquire how he gets his income and how he uses it. Thus मैंने पहले बताया वही, it is on the one side of the study of the wealth and on the other hand more important side a part of the study of the man. बराबर, एक बाजू पे वेल्थ को स्टडी किया जाता है और दूसरे पार्ट में मैन के ऊपर स्टडी करना है। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। मार्शल भी वही बोल रहे हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटी। द मेन इम्प्लीकेशन ऑफ अबाउट डेफिनेशन आर एज फॉलो। At the very outset, Marcel give more importance to the man than to the wealth economy. अब एडम स्मिथ बोल रहे थे वेल्थ को ध्यान में लो, बट यहाँ पे ये मैनकाइंड को, मैंस को ध्यान इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये क्या बोल रहा है कि लोगों की लाइफ को एनालाइज करो, उसको स्टडी करो। बराबर, सही है। इकोनॉमिक डील विद द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो सोशल एक्शन, इंडिविजुअल और सोशल दोनों के ऊपर ध्यान दो। तीसरी चीज़ भी अच्छी है। मार्शल रिफर्स टू द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेलफेयर ओनली दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेल बीइंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द स्टडी इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तीन चीज़ पे ध्यान दिया जाए, ऐसा ये बोल रहे हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन वैसे समझा रहे हैं। आगे है रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, तो ये पार्ट यहाँ पे है। अब रॉबिन्स ने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, उसमें क्या दिया तो पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक इज कंसर्न नाइदर विथ मटेरियल मीन्स नॉर विद द वेलफेयर। ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि ना ही मटेरियल पे ध्यान देना चाहिए, ना ही वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए। इन हिज वेल नोन बुक एंटाइटल्ड एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन 1932, डिफाइन इकोनॉमिक एज, अब समझना, उन्होंने जो 1932 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऐसे ऑन द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक सोशल पब्लिशिंग 19 ये बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन 1932। उसमें लिखा था अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वी आर दस कंसर्न सेंट्रली विद द mediation between many competing ends एंड लिमिटेड बर्ड्स सब्स्टिट्यूबल मीन्स। तो उन्होंने सीधी सीधी एक चीज़ करी है कि ना ही मटेरियल पे पूरा ध्यान दो, ना ही वेलफेयर पे पूरा ध्यान। इट इज़ द मोर डीप स्टडी ऑफ द मैन्स बिहेवियर एज वेल एज विद द इट्स यूजेस। मतलब कि यहाँ पे यूजेस का मतलब क्या है पता है कि एक इंसान एक ही तरीके से नहीं कमा सकता है, कंट्री एक ही जगह से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती है। ये बहुत ब्रॉड चीज़ है। बराबर, तो एक चीज़ पे फोकस करके कभी भी इकोनॉमी को डिस्कस ही नहीं किया जा सकता। इनका कहना ऐसा है, मतलब कि ये एडम स्मिथ और मार्शल दोनों से एक हटके डेफिनेशन दे दी है। द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वॉल्व इन प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशन आर एज फॉलो। तो पहला है अनलिमिटेड एंड्स। उन्होंने ये जज किया है कि भाई जो इंसान होते हैं ना, उनकी जो वांट्स होती है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती, चालू की चालू ही रहती है। दूसरा है अर्जेंसी ऑफ वांट डिफर्स। कभी किसी को भूख लगी है, दैट इज़ द ओके, वो कुछ खा लेगा, लेकिन कभी अर्जेंसी ऑफ द वांट्स डिफर होती है। हर बार उसकी इच्छा एक जैसी नहीं होती है, इच्छा कभी अर्जेंट भी हो जाती है, कभी ऐसा हो जाता है कि उसको वही चीज़ चाहिए, उसके सब्स्टिट्यूट है, उसका अल्टरनेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तब ये पॉइंट्स कवर होता है और कहीं ना कहीं उनके डेफिनेशन सही भी साबित होती है। स्केर्स मीन्स काफ़ी चीज़ें ऐसी जो दुनिया में बहुत कम है, तो वो चीज़ किसी को मिलना या वही टाइम पे मिलना, तो डेफिनेशन सही में जज करती है कि भाई वो सही है। बराबर ना, वो चीज़ जैसे कि अभी कोरोना आया था, तब कोरोना गया, तब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो वो टाइम पे वो ऑक्सीजन स्केयर हो गया था। वैसे ही यहाँ पे समझ लो, ये पॉइंट भी इजीली मैं उसी में समझा सकता हूँ। अर्जेंसी ऑफ वांट्स डिफर, मतलब कि जब ऑक्सीजन चाहिए था तब नहीं मिल रहा था, लेकिन तब ये ऑक्सीजन की अर्जेंसी थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसी कंडीशन ये रॉबिन सही बोल रहे हैं कि ये स्कैरसिटी ऑफ द डिमांड है, जो चीज़ें मार्केट में कम है उसकी डिमांड भी क्रिएट हो सकती है और ये इकोनॉमिक को जज करने में प्रॉब्लम कर सकती है। तो इतना ही नहीं, एक टॉपिक पे
चिपके रहने से नहीं हो सकता। और ये बहुत डीप स्टडी है। आगे, अल्टरनेटिव यूज ऑफ द स्केयर मीन्स, अब कहीं ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ है वो उसका मल्टीपल यूज़ है। मान लो कि एक लैंड का एग्जाम ले तो लैंड फार्मिंग करने के लिए भी हो सकता है, वही लैंड में कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, वही लैंड में अपने अम्यूजमेंट पार्क भी ओपन कर सकते हैं। मीन्स एक चीज़ के बहुत सारे यूज़ है। तो कौन सा प्रॉपर यूज़ करने से अपने को ज़्यादा फायदा होगा, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो? तो रॉबिन सही में बेस्ट स्टडी करके गए हैं। आगे है लास्ट वन इज सैमुअल्सन्स ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब सैमुअल्सन फोकस करेंगे ग्रोथ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी स्टडी कर लेंगे। अच्छा सॉरी, टॉपिक छूट गया है, ये देख लेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, इसके अंदर आपको पॉइंट नहीं दिए, अपने पॉइंट हाईलाइट करेंगे, आप एग्जाम में लिख सको इसलिए क्योंकि थोड़ा IMP है। अब ये तो इकोनॉमिक इज अ प्योर साइंस। अब इकोनॉमिक है ना, प्योर साइंस है। इट इज एनालाइज एंड एक्सप्लेन द फैक्ट विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक मेथड। दिस व्यू हैज बीन चैलेंज्ड बाय मैनी इकोनॉमिक्स। They assert that economic is a science and art as well. While science establishes the laws, art teaches us how to apply these laws to solve the problem that we face in our life. There are some branches of the economic which provide guidance for the solution of the economic problem. For an example, applied economic is a fast developing branch activity. इन्होंने जो छोटे में समझा दिया ना, only about the scarcity, तो लोगों ने उसके ऊपर है ना क्रिटिसिज्म डी किया है, उसके अपोज दी गए कि ये डेफिनेशन 100% तो सच्ची नहीं है। तो ऐसा ही होता है, कोई इकोनॉमिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आप एक ही झटके में किसी को समझा दो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। आगे, इट इज़ ऑल्सो अग्रीड दैट इकोनॉमिक इज़ नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस, ये सिर्फ पॉजिटिव साइंस नहीं है, इट इज़ नॉर्मेटिव साइंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये ध्यान में देना है। आगे, The idea of human welfare is implicit even in the scarcity-oriented definition given by the रवि। अब देखो, the idea of human welfare, अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देख लो। उन्होंने बोला था कि सिर्फ मटेरियल पे या वेलफेयर पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये जो बोल रहा है डेफिनेशन ऐसा बोल रहा है कि ये कोई स्कैरसिटी है, कोई कम चीज़ें है या अर्जेंसी ऑफ द नीड है, वट और जो भी है वो हुआ तो किसी का वेलफेयर ही ना। तो ये डेफिनेशन पूरी तरह से सच्ची नहीं है, ऐसा समझाया जा सकता है, लेकिन मैं उसको दूसरी तरीके से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि किसी को कोई एक चीज़ मिल गई, उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको हुआ है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा तब ही रॉबिन्स की डेफिनेशन परफेक्ट बैठेगी। अब सेटिस्फेक्शन के भी लेवल होते हैं, कोई इंसान वो चीज़ हासिल करके उतना खुश नहीं होता जितना उसको होना चाहिए, और हाईली सेटिस्फाइड नहीं भी होता है। यहाँ पे भी दिखाई देगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन may be realized from them, ठीक है। तो देखते हैं आगे। According to Robertson, the definition of economy as given by Robbins is too narrow and too broad. अब ये definition but short explanation भी देती है और इसके बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज भी देती है, तो ये इट्स नॉट अ परफेक्ट पॉइंट, परफेक्ट पंच नहीं है, ठीक है। अब रॉबिन्स का बोलना है कि इट इज साइंस, इसको रूल से समझा जा सकता है, लेकिन रूल से समझा जा सकता है तो ये तो एक बोलते हैं ना कि ह्यूमंस को समझने की कोशिश की गई, है, तो इट इज़ नॉट अबाउट द प्योर साइंस। हाँ, यहाँ पे ये देखो, बिहेवियर ऑफ इवन द हर्मिट वो लिव्स अलोन समवेयर इन द जंगल। अब अगर जंगल में कोई रह रहा है उसके ऊपर स्टडी करना, मतलब कि एक एग्जाम्पल है, कोई माउंटेन में रह रहा है उसकी ह्यूमन सोसाइटी को चेंज करना या फिर उसको चेक करना, देयर इज़ नॉट द साइंस, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर, है ना। अपने एक बिहेवियर को एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है और उसके ऊपर से आपने डिसीजन दिया है। दैट इज़ नॉट द सेम डेफिनेशन विच ही प्रोवाइड। तो थोड़ा क्रिटिसिज्म है, यस है, होता है, चलता है। अपने को तो इसको ही पढ़ के आगे बढ़ना है, तो वी हैवंट एनी अदर चॉइस। आगे लास्ट वन डेफिनेशन इज सैमुअल्सन्स ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो सैमुअल्सन्स की जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो यहाँ पे है, अपने ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ द मनी
to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce a various commodities over the time and distribute them for the consumption now and in the future among the various people and the group of the society। कोई एक चीज़ है उसमें से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, वैरायटी बना के सोसाइटी को देना, उसका यूज़ सिखाना। ये सैमुअल्सन बोल रहे हैं कि ये सैमुअल्सन बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें है बराबर, ये डेफिनेशन बता रही है कि कोई एक चीज़ को यूज़ मतलब उसके ऊपर काम करके प्रोडक्शन करके उसको यूज़ करने के लायक बनाना, कोई एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाना, वैरायटी बनाना। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में, इसमें तो बहुत कोई लंबा टॉपिक है ही नहीं। द पॉइंट विच फॉलो फ्रॉम ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, अब इन्होंने तो सीधा बोल ही दिया कि इट इज़ द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। और पहला, मैन एंड स्टडी हैव टू चूज बिकॉज रिसोर्स आर स्केयर इन द कंपेरिजन विद द ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज कम है, लोगों की इच्छाएं ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स हैव टू सजेस्ट हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शन, अब जो रिसोर्सेज है उसको अभी के लिए और फ्यूचर के लिए अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, तीसरा है सैमुअल्सन स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब कोई भी प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व नहीं होता है, वो टाइम लगाता है सॉल्व होने के लिए। अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन, मैन शुड नॉट बी कंटेंट विद द रिसोर्सेज अवेलेबल एट द प्रेजेंट। Man should not be content with the resources available at present, जिसके पास जितना भी है उतना ही नहीं है, उसका यूज़ डिफरेंट वे से पॉसिबल है। एक ही चीज़ में से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये पार्ट 1 था बराबर, पार्ट 2 आएगा, यहाँ पे आएगा पार्ट 2 आएगा माइक्रो इकोनॉमिक का, जो यहाँ से लेके स्टार्ट होगा। पार्ट 2 स्टार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होगा। तो सेकंड होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में होगा, उसके स्कोप के बारे में होगा। ठीक है, उसके सब्जेक्ट के बारे में होगा, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में होगा, उसके लिमिटेशंस के बारे में होगा। थैंक यू, बराबर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और जो मैंने चैनल बोली उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।